हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हो। और वो चैनल जो आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट से लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आपको फुल्ली अपडेट रखता है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं आज की, और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे लिए क्या है। तो देखा है कि आप सबने देखा है कि लास्ट क्लास के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो प्रेस कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी लास्ट क्लास के अंदर हमने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में स्टडी किया था। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें उससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो सारा कुछ हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के वेरियस फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लासों के दौरान अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कोई भी डाउट आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, उसके बाद हमने शुरू किया था गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमने शुरू किया, उसमें हमने बता दिया कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, जो ड्यूडेनल और जो गैस्ट्रिक, कौन कौन से गैस्ट्रिक कंटेंट और ड्यूडेनल कंटेंट क्या करते हैं, बैक फ्लो करते हैं। बैक फ्लो करके वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपकी ईसोफेगस के अंदर। तो बार बार ये प्रोसेस होने की वजह से, बार बार बैक फ्लो होने की वजह से ईसोफेगस के अंदर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इरिटेशन है वो शुरू हो जाती है। इरिटेशन की वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, इरोजन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्टमक में हम सब जानते हैं जो पेराइटल सेल्स होती है वो क्या करती है, एचसीएल का सिक्रेशन कर रही है। एचसीएल एक एसिड है जिसकी पीएच कितनी थी, 3.4। ठीक है, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, और वो जो कंटेंट, जो हाईली एसिडिक कंटेंट है, वो अगर इसोफेगस के अंदर बैक फ्लो मारते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि वहां पर वुंड फॉर्मेशन होने के चांसेज है, अल्सर होने के काफी ज्यादा चांसेज। और जो इंडिविजुअल जिसको जीईआरडी फील हो रहा है, जिसको जीईआरडी अकर हुआ है, कोज हुआ है, तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जीईआरडी के अंदर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉजेज थे, कि कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट कॉजेज थे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉज थे, फर्स्ट वन था इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मैंने बता दिया कि अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसका दूसरा नाम क्या था, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर के अंदर क्या होता है, उसके अगर मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि अगर वो मसल्स है, कार्डियक जो स्फिंक्टर के जो मसल्स है वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, उसको जो बैक फ्लो है, नॉर्मली क्या होता है, जो कंटेंट स्टमक में आ गए वो बैक फ्लो नहीं जाने चाहिए इसोफेगस के अंदर। ठीक है, अगर वो बैक फ्लो मार रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनका या तो स्टेनोसिस हो गया किसी भी रीजन की वजह से, कार्डियक स्फिंक्टर का स्टेनोसिस हो गया। रीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं मस्कुलर के, उनको उनकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई भी स्टेनोसिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स रिलैक्सेशन हो सकता है, तो इस वजह से मसल्स की एट्रोफी हो सकती है। उस वजह से क्या होता है, जो भी फूड कंटेंट होते हैं, जो भी आपके स्टमक में होते हैं, स्टमक के जो भी फूड कंटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बैक फ्लो करके ऊपर की तरफ जाते हैं और इसोफेगस के अंदर जाकर के क्या करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कॉज कर देते हैं। तो पहला कॉज तो ये था। दूसरा कॉज हमने पढ़ा था, उसके बारे में देखा था हमने कि पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब था, हमने जैसे आप स्टमक का पार्ट पढ़ते हो जहाँ ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मली जो ये वाला जो पोर्शन है स्टमक का, वो पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक पाइलोरिक एंट्रम कहलाता है। अब ये पाइलोरिक एंट्रम है ना, इस पाइलोरिक एंट्रम के अंदर क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। और ये सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं, अगर इनके अंदर किसी भी रीजन की वजह से एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, साथ के साथ इनके अंदर ट्विस्टिंग आ जाती है किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर या कोई भी मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से वहां पर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर उनके अंदर एट्रोफी वगैरह आ रही है तो वहां पे क्या हो जाता है, जो पाइलोरिक एंट्रम है वो क्या हो जाता है, नैरो। और नैरो होने की वजह से जितने फूड कंटेंट इनको ड्यूडेनम में पास करने चाहिए थे उतने वो पास नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से रीगर्जिटेशन है वो होना शुरू हो जाता है। रीगर्जिटेशन का मतलब भी होता है बैक फ्लो मारने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन। मोटिलिटी डिसऑर्डर की, इंटेस्टाइन का अगर कोई भी मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है,
तो वो भी क्या हो सकता है उसके अंदर सॉरी उस वो भी क्या कॉज कर सकता है, वो भी हमारे लिए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है वो कॉज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो अब जब आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करोगे तो उससे पहले हम बात करते हैं कि कॉजेज की बात कर ली। अब कॉजेज के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं वो नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, किस केस के अंदर नॉर्मली कौन से साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो नॉर्मली जो साइन एंड सिम्टम्स GERD साइन एंड सिम्टम्स ऑफ GERD, सिम्टम्स ऑफ GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर नॉर्मली जो गैस्ट्रिक कंटेंट थे आपके वो जो गैस्ट्रिक और duodenal जो कंटेंट थे वो क्या कर रहे थे, बैकफ्लो मार रहे थे कहाँ पे, इसोफेगस के अंदर। तो उसमें सबसे पहले आ सकता है पायरोसिस। एक टर्मिनोलॉजी आती है पायरोसिस। पायरोसिस का मतलब पायरोसिस का मतलब क्या होता है, पायरोसिस स्टूडेंट्स नोट करते हुए चलिएगा। पायरोसिस का मीनिंग होता है बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, बर्निंग सेंसेशन यानी स्टमक और चेस्ट, स्टमक और चेस्ट के अंदर जब बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको बोला जाता है पायरोसिस बोला जाता है। उस टर्मिनोलॉजी को क्या नाम है, पायरोसिस। तो पायरोसिस का मीनिंग हो गया कि आपके जो फूड कंटेंट है वो क्या कर रहे हैं, तो फिंगर्स में जाकर के जलन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जलन पैदा नॉर्मली, अब जलन क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी कंटेंट स्टमक से इसोफिगस के अंदर जा रहे हैं वो सारे के सारे कंटेंट कैसे हैं, नेचर में कैसे हैं, वो एसिडिक है। कंटेंट आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कंटेंट आर एसिडिक इन नेचर। जो भी स्टमक के कंटेंट थे वो क्या थे, एसिडिक इन नेचर थे। और एसिडिक इन नेचर होने की वजह से वो क्या कॉज कर रहे हैं वहां पे, बर्निंग सेंसेशन, कॉज बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। और ये बर्निंग सेंसेशन है वही क्या कहलाते हैं, पायरोसिस कहलाता है। बर्निंग सेंसेशन ही क्या कहलाता है, पायरोसिस कहलाता है। तो ध्यान रखने की बात है कि जो बर्निंग सेंसेशन है वही क्या कहलाता है, पायरोसिस। तो एक सिम्टम तो आ गया कि पायरोसिस आप लोगों को देखने को मिल सकता है वहां पे। अभी बताता हूँ, देखो ना और भी सिम्टम्स है जो मैं भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, सिम्टम्स पढ़ रहे थे। सिम्टम सिम्टम्स हम पढ़ रहे थे, सिम्टम्स में सबसे पहला आ गया हमारा पायरोसिस। ठीक है, उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं आपके एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक पेन। एपिगेस्ट्रिक पेन के लिए, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलना चाहूंगा थोड़ा सा डायग्राम की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एपिगेस्ट्रिक पेन कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एपिगेस्ट्रिक पेन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एब्डोमेन के रीजन। ठीक है, अपन मेडिकल साइंस में बहुत सारे जो भी प्रोफेसर्स हुए हैं या बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हुए हैं, डॉक्टर्स हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल साइंस को सबसे पहले जानने की कोशिश की, तो उन्होंने स्टडी पर्पज से एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर, एब्डोमेन को किस में डिवाइड किया, 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। अब 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया क्यों किया, ताकि पढ़ना इजी हो सके। क्योंकि आप देखो, आप इस इमेज में देखो कितने मल्टीपल ऑर्गन्स आप लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो कितने मल्टीपल ऑर्गन्स वो दिखाई देते हैं। इन सारे ऑर्गन्स को एक साथ स्टडी करना, एक ही केविटी के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इनको एक साथ स्टडी करना क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। और उस चीज को मेंटेन करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए, स्टडी को एडवांस करने के लिए जो भी रिसर्चर्स थे या जो भी हमारे जो मेडिकल साइंस के जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड किया। एब्डोमेन को क्या किया, 9 रीजन्स में डिवाइड किया स्टूडेंट। ठीक है, तो 9 रीजन्स में अभी बताता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया है।
ठीक है, तो जो 9 रीजन्स में डिवाइड किया है वो अभी बताते हैं आपको। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 9 रीजन्स में डिवाइड करना है। दो 9 रीजन्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, 9 रीजन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा रफली बना है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ। तो अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे इनके नाम दिए गए, इनके नाम दिए गए, तो वो नाम देखते हैं। आर एच, आर एच का मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, आर एच का मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एल एच का मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, उसके बाद ये था अपना एपिगेस्ट्रिक, एपिगेस्ट्रिक, गैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक। ये है अपना राइट इलियक रीजन, ये होता है लेफ्ट इलियक रीजन, राइट लंबार रीजन और लेफ्ट लंबार रीजन। तो ये 9 रीजन्स थे जो कि एब्डोमेन को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने डिवाइड किया है 9 रीजन्स के अंदर। इन रीजन्स में अगर यहाँ पे देखते हो, अगर इस डायग्राम को मैं हल्का सा इस साइड में निकालता हूँ, इस साइड के अंदर अगर इसको मैं मूव करवाता हूँ, लेफ्ट साइड के अंदर अगर इसको मूव करवाता हूँ, तो उस साइड, उस साइड में देखना, आप देखोगे, ठीक है, आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली जो आपका स्टमक और जो इसोफेगस है वो किस रीजन में आ रही है, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर आ रही है। किस रीजन में आ रही है स्टूडेंट्स, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर आ रहे हैं, और ये एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर आ रहे हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे हो क्या रहा था, जीईआरडी में क्या हो रहा था, जीईआरडी में आपने देखा होगा कि यहाँ के जो फूड कंटेंट थे, यहाँ के स्टमक के जो फूड कंटेंट थे वो क्या कर रहे थे, इसोफेगस के अंदर क्या कर रहे हैं, बैकफ्लो कर रहे हैं। और बैकफ्लो कर रहे हैं साथ के साथ वो किस नेचर के, एसिडिक नेचर, क्योंकि स्टमक के सारे कंटेंट है किस में, एसिडिक। ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक है, और एसिडिक होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, बार बार जब इसोफिगस के अंदर ब्लैक बैक फ्लो मार रहे हैं, सॉरी, बार बार जब ये इसोफिगस के अंदर जो बैक फ्लो मार रहे हैं, उस बैक फ्लो की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, बार बार बैक फ्लो मारने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पेन फील हो रहा है, पेशेंट एपिगेस्ट्रिक पेन फील हो रहा है। अब आपको पेशेंट बोलेगा नहीं मेरे तो यहाँ छाती में दर्द है, ठीक है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा एग्जामिन करोगे तो आप देखोगे कि वो छाती में नहीं, वो एपिगेस्ट्रिक एरिया के अंदर है, वो चेस्ट में नहीं है, वो एपिगेस्ट्रिक एरिया के अंदर है। अगर बैक फ्लो काफी ऊपर तक हो रहा है तो डेफिनेट है कि चेस्ट में भी, पीठ में जो पेशेंट है उसको पेन फील होना स्वाभाविक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एपिगेस्ट्रिक पेन हो गया, एपिगेस्ट्रिक पेन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट होता है एपिगेस्ट्रिक पेन पायरोसिस, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है डिस्पेप्सिया, इसके बाद होता है डिस्पेप्सिया, ये भी एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप लोग नोट्स बना लेना। बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, स्टमक, एपिगेस्ट्रिक पेन का बता ही दिया है मैंने आप लोगों को। डिस्पेप्सिया का बताता हूँ मैं, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन ऑफ फूड, इंडाइजेशन ऑफ फूड मीनिंग होता है डिस्पेप्सिया। ये टर्मिनोलॉजी आपसे एमसीक्यू के रूप में भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू है, क्योंकि इसका ये जो टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से अगर आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे, वरना आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। बहुत अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए मेडिको नर्सिंग क्लास ने डिजाइन कर रखे हैं। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप सबकी पूरी
हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, ताकि ये जो कंटेंट है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि इस दुनिया में सारे लोगों के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, इतना फाइनेंशियली लोग स्ट्रेंथन नहीं है कि वो जाकर के कोचिंग कर पाएँ या जाकर के कोई कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले पाएँ। तो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सारी चीज़ें, कंटेंट, अभी तक तो सब कुछ एकदम फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आपको एक फ़ोन की नीड है और आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि मुझे मेरी टारगेट तक पहुँचना है। तो आपकी पूरी तैयारी की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सारे स्टूडेंट्स, उन सारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स के पास इस चैनल को पहुँचाओ, ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छा बना सके, ताकि साथ-साथ वो अपने सपनों को भी पूरा कर सके। तो डिस्पेप्सिया पढ़ रहे थे अपन, तो डिस्पेप्सिया के अंदर देखो स्टूडेंट, तो डिस्पेप्सिया का मीनिंग होता है इंडाइजेशन। जब फूड है, जो बार-बार बैक फ्लो मार रहा है, तो इसका मतलब है कि फूड एक स्टेसिस पोज़ीशन में नहीं रहेगा। स्टेसिस पोज़ीशन में नहीं रहेगा, साथ के साथ जो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह है, जो एंजाइम्स हैं, उनको जो एक्ट करने के लिए जो 2 टू 3 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। मैं अभी बता चुका हूँ कि जो स्टमक है उसके अंदर 2 से 3 घंटे के लिए हमारा फूड है वो रुकता है। तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, वो बार-बार बैक फ्लो रहेगा, तो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी अराइज़ हो सकती है। नेक्स्ट वन है रिगर्जिटेशन और नोज़िया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो सकता है कि पेशेंट को रिगर्जिटेशन और नोज़िया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिगर्जिटेशन एंड नोज़िया। रिगर्जिटेशन और नोज़िया भी पेशेंट को आप देख सकते हो। इस कंडीशन के अंदर पायरोसिस वगैरह है, तो रिगर्जिटेशन तो हो ही रहा है, ठीक है? रिगर्जिटेशन का मतलब ऐसा लगेगा बस उल्टी आने वाली है, नोज़िया सा हो रहा है, ठीक है? रिगर्जिटेशन है, जो कि स्टमक का जो खाना है वो बाहर आएगा, ऐसा लगता है। कभी-कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट जो सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिस्पेज़िया। डिस्पेज़िया डिस्पेज़िया का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है, एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इस टर्मिनोलॉजी के अंदर आप देखोगे कि डिस्पेज़िया का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, निगलने में, पेशेंट को खाना निगलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि बार-बार स्टमक के जो कंटेंट है वो बार-बार बैकफ्लो मार रहे हैं। बैकफ्लो मारने की वजह से एसिड है वो इसोफेगस के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो चुका है, अब धीरे-धीरे अल्सर का फॉर्मेशन हो चुका है। अल्सर का फॉर्मेशन हो चुका है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर जब भी पेशेंट निगलने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली है कि उन अल्सर के साथ जैसे ही जो खाना है, जो आप मुँह से लेकर के अब स्टमक में ले रहे हो, निगल रहे हो, उस समय आपको क्या फ़ील होगा? पेशेंट को पेन फ़ील होगा, क्योंकि वहाँ पे अब अल्सर, हल्का-हल्का अल्सरेशन, साथ ही साथ आपको इन्फ्लेमेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है, ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। बॉडी उसको क्या कर सकती है? कंपनसेट करने की कोशिश करती है कि सलाइवा ज़्यादा डालूँगा तो खाना ईज़िली चला जाएगा और जलन ना हो। तो इस एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा क्या कहलाता है? ड्रोलिंग। ड्रोलिंग का मीनिंग ये भी एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू बन सकता है। ड्रोलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ड्रोलिंग का मतलब होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, और इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम जो कि आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। देखो, नोट्स लिखने यहाँ से लिखो, ऊपर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं मैंने, ठीक है? लेकिन समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से जो मैंने आज नया शुरू किया, उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है? पायरोसिस, बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, एपिगैस्ट्रिक पेन है, डिस्पेप्सिया है, रिगर्जिटेशन एंड नोजिया है, डिस्पेजिया और ड्रोलिंग, ये सारे सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिए।
ये सारे सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर स्टूडेंट्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थोड़ी सी समय की कमी होने की वजह से आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे नर्सिंग क्रेश कोर्स आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।